जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई खालिद उस्मानी, कैनेडियन रोड ट्रैकर। मैं आजकल एक वीडियो बनाने जा रहा हूं कि दुनिया के कौन से ममालिक हैं, क्योंकि इस वक्त यूएसए हो, कनाडा हो, यूरोपियन ममालिक में, मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन ममालिक में इमिग्रेशन जो है बहुत सख्त हो गई है। और ये कोई सोचता है कि जी मुझे जर्मनी का वीज़ा मिल जाए, फलानी जगह का मिल जाए। हो सकता है ईस्टर्न यूरोप में लिथुआनिया है, या आपका लताविया है, या आपका रोमानिया वगैरह, लेकिन उसके बाद आगे आपको फिर डंकी लगानी है, जिस तरह भी आगे कर निकलना है। और उन मुल्कों में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है और मुश्किल है। तो मैंने 10 ऐसे मुल्क निकाले हैं जहां पर अभी भी अगर आप सेटल होना चाहते हैं, ताकि आपको पासपोर्ट मिल सके वहां का, जी, ताकि आपको वहां का पासपोर्ट मिल सके। तो इसमें 10 मुल्कों में जो सबसे पहले पायदान पे जो पहला मुल्क आता है उसका नाम है ब्राजील। और ये वो मुल्क है जिसका नाम आपने हजारों बार सुना होगा। फुटबॉल के रेफरेंस से तो एवरीबॉडी नो, सॉकर के रेफरेंस से। लेकिन इसकी हकीकी तस्वीर इकॉनमी, इमिग्रेशन, क्राइम, खर्चे और लाइफस्टाइल के ऊपर मैंने जो है ना एक वीडियो बनाई है। और इस जिस लेवल पे ये मैंने वीडियो बनाई है, इट्स वर्थ टू वॉच ऑल द वे। तो इसको स्किप ना कीजिएगा। ये मुल्क जो है आपका, जैसा मैं कह चुका हूँ, फुटबॉल है, कार्निवल्स हैं। अभी रिसेंटली फरवरी के अंदर कार्निवल था। अमेज़न के जंगलात हैं, क्योंकि अमेज़न जंगल जो राइट इन द सेंटर ऑफ ब्राजील के उसमें गुजरता है। खूबसूरत बीचेस हैं, लेकिन साथ साथ क्राइम की खबर, इमिग्रेशन के नए रास्ते, डिजिटल नोमैड, रिटायरमेंट वीजा और कम खर्च में रहने के मौके। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ब्राजील का ज्योग्राफी, आबादी, कौमियतों की तरकीब, जीडीपी, करेंसी, इकानमी इन जनरल, मुल्क की कम्बिनेशन किस तरह है, कितनी स्टेट्स के अंदर ये बना, हुकूमत की शक्ल, सूबे, और मैं ज्यादा की जाऊंगा क्योंकि इस तरह तो फिर 100 घंटे की भी वीडियो शायद बहुत कम होगी। लेकिन मैंने 3 मेजर सिटी पिक किए थे आपके। sao पालो ब्राजीलिया जो कैपिटल है वहां का, इंतहाई डिसिप्लिन इस्लामाबाद की तरह का सिटी है, क्योंकि ये नए सिरे से बना था। और आपका रियो का इलाका, रियो डी जनेरो जिसे कहते हैं। तो इन तमाम शहरों के फिर क्राइम रेट है, सेफ्टी है, विजिट वीजे पे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये भी है। और इमिग्रेशन के बड़े रास्ते क्या है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर आ जाता है एयरबीएनबी, क्योंकि आप फॉरेन जाते हैं तो आपको होटल करना पड़ता है, क्योंकि आपकी खाला तो वहां बैठी नहीं है, ना नाना जान है, तो ननियाल की साइड पे हो गया, चले आपके फूफो नहीं है वहां पर। तो यू मस्ट नो कि एयरबीएनबी कितना होगा, होटल का किराया कितना होगा, और ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग पाकिस्तान और दुबई से फ्लाइट टाइम कितना है, अंदाजन टिकट कितने का है। और यानी कि इनकम्प्लीट जो है ना, मैंने ये वीडियो बनाई है और बहुत ही आसान उर्दू जबान के अंदर बनाई है। चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो चीज आती है वो ब्राजील की ज्योग्राफी और पोजीशन है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ब्राजील दुनिया में है कहां पर, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई लिखाई का तो शौक है नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है। मैं अक्सर जगह पे सुन रहा होता हूँ, फोरम पे और टिकटॉक पे, तो लोग अजीब अगरीब मार रहे होते हैं। यार पढ़ लो यार, थोड़ा देख लो, नक्शा देख लो। नक्शा खोलने में कोई ज्यादा टाइम नहीं होता। टच फोन सबके पास है, लेकिन एक क्लिक मार के गूगल पे ये नहीं देखना है कि यार फलाना मुल्क है कहां पर। बस वो दिमाग जो है ना, आई डोंट नो, आई वांट टू से मच। तो ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है, साउथ अमेरिका का। तो इसका जो कुल रकबा है तकरीबन 8.5 मिलियन किलोमीटर्स है। 8.5 मिलियन किलोमीटर्स, 8.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर हो गया। और ये साइज के एतबार से पूरी दुनिया में तकरीबन 5वें नंबर पर आता है। और ब्राजील तकरीबन पूरे मशरकी जनूबी अफ्रीका पर फैला हुआ है। अगर आप नक्शे में आप देखेंगे तो ब्राजील का पेट ही है सारा निचला हिस्सा जितना भी है। जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं आप, पनामा और कोस्टारिका, और उससे ऊपर कोस्टारिका है, पनामा, या उससे ऊपर के थोड़े मुल्कों में जाते हैं, तो नीचे की जो एक पट्टी है, क्योंकि 2 लेग बनी है, तो बड़ा सा मुल्क है, अमेरिका है, उसके ऊपर कनाडा है, फिर नीचे मैक्सिको है, फिर पनामा शनामा है, उसके बाद नीचे की जो लेग है उसके अंदर जो ब्राजील है, उसने पूरा ब्राजील हिस्सा पकड़ा हुआ है। और इसकी जो सरहदें हैं साउथ अमेरिकन ममालिक के साथ ऑब्वियसली लगती हैं, सिवाय 2 मुल्कों के। इतना बड़ा है ये, अंदाजा लगा ले कि सिवाय इक्वाडोर और चिले, कोई उसको चिली कहता है, कोई से चिले, मैंने जो पढ़ा इसकी प्रोनाउंसिएशन गालिबन चिले है। तो इन 2 मुल्कों को छोड़ के साउथ अमेरिका के अंदर इसकी सरहदें हर मुल्क के साथ मिलती है। अच्छा, इसके 5 लेवल है जो ये मुल्क है, इसके रीजन जो है ना 5 बड़े, उसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है। नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, सेंट्रल वेस्ट है, साउथ ईस्ट है और साउथ है। और शुमाली हिस्से में ज्यादातर जो है ना अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना घना जंगल है। और जनूब मशरकी हिस्सा जो है उसका, उसमें आपका आ जाता है रियो डी जनेरो, sao पालो, और ये सारे जो है ना ज्यादातर जो ये बड़े शहर हैं, यहाँ पर सारी इंडस्ट्री है, तिजारत है, फाइनेंस है, और इनकी आबादी ज्यादातर वहीं पर ही है। अच्छा, मौसम के लिहाज से ट्रॉपिकल है, ज्यादातर ब्राजील गर्म और काफी क्या नाम है, बारिशें वारिशें ठीक ठाक होती हैं। लेकिन जनूब में मौसम कुछ जगह पे सर्द होता है, कुछ जगह पे हल्की बर्फबारी भी देखी गई है। अब आते हैं आबादी की तरफ। तो ये होगी ज्योग्राफी, आपको पता लग गई। क्वेश्चन होगा
मैं आपसे पूछूंगा, पूरी तरीके से तैयारी करके आइएगा। आबादी और नस्ली तरकीब, ब्राजील की आबादी तकरीबन 213 मिलियन से 213 मिलियन से 214 मिलियन के दरमियान इसकी आबादी है। इट्स अ लॉट ऑफ पीपल मैन। तो ये आबादी के लिहाज से दुनिया का ये 7वां बड़ा मुल्क शुमार होता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये मुल्क एक ही, क्योंकि ये, अच्छा अगर लैंग्वेज पे जब बात आई तो उस पर मैं बात करूंगा। ये मुल्क एक ही कौम पर मुश्तमिल नहीं है, मिक्स किस्म की सोसाइटी है। 2022 का जो सेंसस का मैंने जो निकाला था, लेटेस्ट आखिरी जो है ना, विकिपीडिया से मैंने निकाला था, तो इसका सेंसस जो आया था 2022 में की जो ताज़ा मरदमशुमारी थी, दुनिया तकरीबन 45% जो लोग हैं खुद को पैद्रो कह लें मखलूतुल नस्ल ब्राउन, तकरीबन 45-44% जो है ना वाइट है, तकरीबन 10% जो है ब्लैक है, ये वो जो है जो स्लेव लेबर के तौर पे आए थे, और तकरीबन 1% के करीब जो है ना मकामी कबाइल वगैरह में। और अच्छी खासी जो आबादी है एशियाई लोगों में, आपके जापानी है, चीनी है, कोरियंस हैं, एशियंस हैं, आपके वहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं, अरबी बहुत सारे हैं, लेबनीज और फिलिपीनीज वगैरह बहुत सारे हैं। ये आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले जब ये ओटोमन एम्पायर्स का आगे पीछे कहानी हो रही थी, और उस वक्त जो है ये वहाँ से मूव हो गए थे। और अब बात से बात निकलती है, मुझे कहने में कोई मजाक नहीं है। अभी उस दिन मैं शादी में एक जगह मीटिंग में गया हुआ था, तो तबलीगी जमात, यहाँ से बहुत सारी तबलीगी जमातें जाती हैं कनाडा से, तो बकौल उनके के 100 साल पहले जो लोग आए थे उनकी 4थी-5वीं नस्ल चल रही है, और वो मुर्तद हो चुके हैं। दे आर लॉस्ट टोटली। मेरा एक जानने वाला भी था तफाक से यहीं कनाडा में, तो वो इस्लाम के बारे में उसको ज़्यादा पता नहीं था। तो एनीहाउ, ज़बान जो है पूरे मुल्क में, अच्छा ज़बान की बात करते हैं, वो है पुर्तगीज़ बोली जाती है। और ये ब्राज़ील ये जो है दुनिया में पुर्तगीज़ बोलने वाला सबसे, हालांकि पुर्तगीज़ जो पुर्तगाल से शुरू होती है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पुर्तगीज़ बोली जाती है वो ब्राज़ील में बोली जाती है। इज इट नॉट सरप्राइजिंग? अच्छा, अब थोड़ी सी मज़हब की बात कर लेते हैं, इन लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ज़्यादातर आबादी जो है इसकी क्रिश्चियन है, कैथलिक है, इसमें बड़ा हिस्सा जो है कैथलिक का है, और काफ़ी तादाद में लोग प्रोटेस्टेंट भी हैं, और बेतहाशा लोग जो हैं जो एथियस्ट हो चुके हैं, जो अपने आप को नो रिलीजन, बेमज़हब या दीगर अपने आप को बगैर मज़हब के कहते हैं। इसके अलावा दीगर मज़ाहिब के भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ की इकानमी, जीडीपी और करेंसी के बारे में। ब्राज़ील की करेंसी जो है ना वो ब्राज़ीलियन रियल, मैं तो इसे रियल के नाम से पढ़ता हूँ, अगर कोई करेक्ट कर सके कि इसको क्या कहते हैं उसको जरा लिख दे उसके अंदर। तो साइन इसका ऐसा होता है, बस साइन अगर हो सका लगा दूंगा, आर होता है, एक तरफ आर लिखा जाता है, उसके बराबर में डॉलर साइन होता है। तो ये ब्राज़ीलियन रियल कहलाता है। मईशत के लिहाज से ब्राज़ील दुनिया की बड़ी इकॉनमी में शुमार होता है, और इसकी जो जीडीपी है वो तकरीबन 2.2 से 2.3 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। 2.2 से 2.3 ट्रिलियन डॉलर के दरमियान है। तो इस वजह से अच्छा, आजकल की बड़ी इमर्जिंग इकॉनमी में इसका नाम शुरू, जिस तरह इंडिया का नाम शुरू होता है 5वीं 6वीं इकॉनमी के तौर पे आती है, तो ब्राज़ील का नाम भी इंडिया के साथ साथ ब्राज़ील का नाम भी आता है कि अच्छी खासी इसकी जो है इकॉनमी बहुत बड़ी है। उस तरह जो जीडीपी जो है इनकी 10 से 11 हज़ार अमेरिकन डॉलर के आगे पीछे पर कैपिटा जो है, तो यानी कि एवरेज इनकम जो है यहाँ के लोगों की वो तकरीबन 10 से 11 हज़ार अमेरिकी डॉलर सालाना के हिसाब से है। वाह जी वाह। यानी ना तो ये बहुत अमीर मुल्क है ना बहुत गरीब मुल्क है, मिडिल इनकम टाइप की है। लेकिन अगर आप इनकी शहरों की, जब मैं वीडियो तस्वीरें वगैरह लगाऊंगा साओ पालो की या रियो की, तो आप देखेंगे कि अच्छा डेवलप कंट्री है। तो कह सकते हैं कि ना तो ये बहुत ज्यादा अमीर है ना बहुत ज्यादा गरीब है, दरमियानी किस्म की वो है। अच्छा, तो ब्राज़ील की जो मईशत है, ये सारा जो पैसा ये कहाँ से कमा रहे थे? ज़राअत है, सोयाबीन है, बीफ है, कॉफी है, चीनी वगैरह, तेल और गैस है, आयरन ओर है, मदनियात है, लोहा है, टेक्सटाइल एंड सनती, गाड़ियाँ, जहाज, और इसके अंदर जो सर्विसेज के अंदर जो है आपकी टूरिज्म है, आईटी से रिलेटेड है, बैंकिंग वगैरह है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात है, जो यूरोपियन कंट्रीज में या दूसरे मुल्कों में दुनिया के जो है, मैंने यहाँ पर लिखा था इनइक्वालिटी, यानी कि आमदनी में ऊपर नीचे बहुत है। आपको इंतहाई गरीब शांति टाउन टाइप के, जिस तरह के आपके धारवी का इलाका इंडिया में, उस तरह के इलाके भी मिल जाएंगे यहाँ पर। इक्वालिटी तो कुछ लोग जो है, और ये जो आबादियां जो है, जिस तरह हमारे यहाँ उनको झोपड़पट्टी कहते हैं या कुछ भी कह लें, यहाँ पर उसको फेबलस के नाम से इसको कहा जाता है, और बहुत ज्यादा गुर्बत है। उसकी भी मैंने एक आध पिक्चर जो इमेज वगैरह निकाले थे गूगल से, तो बिल्कुल उसी तरह का था जिस तरह हमारा जो औरंगी का, तो थोड़ा सा फिर भी डेवलप इलाका कहला जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में खैर उस तरह की कोई ऐसी आबादी नहीं है, झोपड़पट्टी होगी सिंध वगैरह में, इतनी वो झोपड़पट्टी नहीं है जो इंडिया के अंदर है। तो ब्राज़ील में उसी लेवल का है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हुकूमत का सिस्टम कैसा है और सूबे दारुल हुकूमत। तो ब्राज़ील का जो मुकम्मल सरकारी नाम है ये भी बता देता हूँ, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, वफाकी जमहूरिया ब्राज़ील, फेडरल
प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, ये एक बेसिकली एक वफाकी सदारती जमहूरियत। इसका मतलब है कि जी हाँ, प्रेसिडेंट होता है जो रियासत का सरबरा होता है, और हुकूमत का सरबरा भी होता है। हुकूमत का रियासती निज़ाम जो 3 हिस्सों पे है, वही जैसा तमाम मुल्कों में पूरी दुनिया के अंदर होता है। आपके हाँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी, और आखिर में थोड़ी सी बोर हो रही है लेकिन आपको आगे इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन मैं आई जस्ट वांट टू गिव पीपल होल 9 यार, बड़ी मेहनत की है यार, तकरीबन 4-5 घंटे हो गए, इसलिए आखिर तक देखना। वो इसलिए कि ये मेरी इस पायदान के ऊपर पहली है। उसके बाद फिर जो मैंने वीडियो बनाई है 10 मुल्कों में रेजिडेंसी की, उसके बाद है पुर्तगाल है, फिर स्पेन है, फिर बिलीज है, फिर ग्रीक है, इस तरह करके मैंने 10 मुल्कों की वो लिस्ट बनाई है। तो डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा इसको आखिर तक देखिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ब्राज़ील ही हो रहा है आजकल टिकटॉक के ऊपर। तो इसकी जो है इंतजामी तकसीम, हाउ दे गवर्न द होल कंट्री, इसकी तकरीबन 26 रियासतें हैं। अच्छा, ये इस चीज का मुझे एक और फायदा ये भी होता है, जब मैंने इसके अंदर बहुत रिसर्च की थी, 4-5 घंटे हो गए यहाँ लगा हुआ इसके ऊपर, तो आई लर्न आई नेवर न्यू ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, कहीं गूगल से, कहीं विकिपीडिया से, फिर उसको पीडीएफ पे बनाना, वर्ड पे डालना, और फिर उसके बाद उसकी बुलेट पॉइंट्स बनाना और छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के रखना। तो प्लीज इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। जिस तरह पाकिस्तान में है या इंडिया के अंदर एक दिल्ली का इलाका वो फेडरल एरिया कहलाता है, इस्लामाबाद जो है फेडरल वो है, तो इस तरह इसकी 26 रियासतें और एक वफाकी जिला जिसे ब्राज़ीलिया कहते हैं, जो ये कैपिटल सिटी वगैरह भी है। और बड़े लेवल पे जो मुल्क है इसके जो है ना, बड़े लेवल पर मुल्क में 5 बड़े खित्तों में इसको मैक्रो रीजन्स में बांटा गया है, जो ज्यादातर आदाशुमार और मनसूबाबंदी के लिए। सियासी तौर पर उनकी अलग असेंबली नहीं है, यानी कि जो 5 उसके हिस्से हैं ना, नॉर्थ फलाना ना, साउथ वेस्ट ईस्ट वगैरह, उनकी को अपनी वो नहीं है। असल चीज जो है इनकी 26 स्टेट्स ही हैं। तो 3 बड़े शहर जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि सब पे मैं नहीं बना सकता, इसमें जो 3 है आपके, रियो है, sao paulo है, ब्राज़ीलिया, इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। जो मोस्टली हमारे जो विजिट वीजे पे जो लोग जाते हैं वो उतरते sao paulo पे हैं, फिर वहां से रियो, चूंकि वो जीसस को देखने जाना होता है, तो जीसस को देखने के लिए जाने के लिए रियो जाना पड़ता है, जहां पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। जराइम ज्यादातर वहीं पर ही होते हैं। ये आपके जो फवलास जो इस तरह करके है ना, शांति टाउन वगैरह के धारवी जैसे इलाके जो है जोपर पट्टी, वहां ज्यादा बहुत होते हैं। तो उसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, क्योंकि मेरा वीजा भी लगा हुआ है आजकल ब्राजील का, तो देखें कब जाना होता है। तो एनीहाउ, तो इन 3 शहरों के ऊपर मैंने जो बनाई है मेन मान। तो ब्राजील का जो सबसे बड़ा शहर है वो आपका sao paulo है, मुल्क का फाइनेंशियल, बिजनेस और इंडस्ट्रियल मरकज है। ऊंची इमारतें, हैवी ट्रैफिक, बड़े बड़े मॉल्स, व्हाटएवर, रेस्टोरेंट्स, बैंक, आईटी एंड ऑल दोस स्टार्टअप कंपनीज वगैरह। रियो डी जेनेरो जो है दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में से है, जहां पर बीचेस हैं, आपके डिफरेंट बीचेस है, क्राइस्ट द रिडीमर, पहाड़, केबल कार, बहुत सारी चीजें हैं। ब्राज़ीलिया जो है इंतहाई मनसूबा बंद दारुलहुकूमत है, चौड़ी सड़कें, जदीद इमारतें, ज्यादातर सरकारी दफातर, वजारत अदलिया, पार्लियामेंट, जिस तरह बात में मोरक्को में जाए तो वो एक किस्म का कैपिटल वो होता है, जिससे इस्लामाबाद है या दिल्ली में होगा। दिल्ली तो खैर बहुत ही मेट्रोपॉलिटन किस्म का बड़ा शहर है, वहीं उन्होंने इसको कैपिटल बनाया हुआ है। लेकिन मोस्टली जो कैपिटल्स होते हैं, हमारा ऑटवा है कनाडा का, तो इसी तरह आपका ब्राज़ीलिया है। अब बात करते हैं क्राइम रेट और सेफ्टी हकीकत के साथ। ब्राज़ील में जराइम का मसला है, लेकिन अगर आप इन डिटेल में जाएंगे ना, तो सिर्फ मेजर सिटीज में से कराची बदनाम है, इस्लामाबाद में भी इक्का दुक्का वाक़े हो जाते हैं, लाहौर में भी हो ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह वहां भी डिफरेंट शहर है। तो पूरे मुल्क में ना एक जैसी सूरत हाल नहीं है। कौमी सतह पे जो यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक पिछले चंद सालों में ब्राजील में होमिसाइड की शरह जो है ना, जो कत्ल के जो है वो काफी कम हुए हैं। 2017 के आसपास कत्ल की शरह जो थी वो 1 लाख पे, जो पहले 30 आदमी मारे जाते थे, मरते थे, अब वो 2023 में वही शरह घट के, यानी कि ऑलमोस्ट 50% जो वहाँ की होमिसाइड है वो ऑलमोस्ट 50% हो गई, वो 18 के करीब आ गई है। यानी माफ कीजिएगा भैया, मेरा एक तो गला खराब है, ऊपर से मैं ये कोक पी रहा हूँ, डाइट कोक व्हाटएवर, और गला ठीक होकर नहीं दे रहा। मेरी पिछली 2-3 वीडियो में आप लोगों ने नोट किया होगा, क्योंकि यहाँ पे शदीद सर्दी, आज भी -14 था, और रात इस वक्त भी जो है ना कितना होगा, इस वक्त भी -18 के करीब है। तो टेम्परेचर जो है ना नीचे आने के दौर, फिर आपको किसी ना किसी चक्कर में बाहर जाना पड़ता है, पूरी तरह से आप तैयार नहीं होते, जल्दी जल्दी जाते हैं और गाड़ी से कोई चीज़ निकालनी है या कुछ करना है, पता नहीं हो। चले, तो क्राइम की मैं बात कर रहा था, तो अब थोड़ा सा ना क्राइम पहले से कम हो गए हैं, लेकिन यू हैव टू वॉच। इसमें मैंने बहुत स्टडी की है कि किन जगह पे जाना चाहिए, किन जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो इस सिलसिले में आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। जिसका मेरा जाने का इरादा है मार्च में या अप्रैल में किसी वक्त, तो मैं देख रहा हूँ कि किस जगह पे साउथ एशियन पॉपुलेशन कहाँ पर होगी, कहाँ पर आपको पाकिस्तानी खाने मिलेंगे, कहाँ पर देसी खाने, पाकिस्तानी खाने क्या माफ कीजिएगा भैया। तो क्राइम जो है ना, चले मैं कहाँ भाग गया, तो क्राइम की शरह जो है कम हुई है, लेकिन
फिर भी कनाडा यूरोप जैसे मुल्कों से कई गुना ज्यादा है, और रियो में खास तौर पे क्राइम का शहर माना जाता है, और जो फेमलास है वो गैंग वार है, मंशियात, असला वगैरह के मसाइल हैं। तो लेकिन जो टूरिस्टिक एरियाज हैं जहां पर मोस्टली जो टूरिस्ट वगैरह जाते हैं वो काफी वहां पर क्या नाम है बेहतरी है। फिर भी ये कहा जाता है कि कौशल जरूरी है, आप अंधेरी सड़कों में ना जाएं, ऐसी जगह पे ना जाएं रात में जहां पर गुप अंधेरा हो, बिजी एरियाज में रहें, अपने पॉकेट्स वगैरह को, अपने जो भी है फोन वगैरह को अपनी जो भी जैकेट वगैरह पहनते हैं उसके अंदर रखें, वॉलेट को और मजीद अंदर रखें। यू डोंट हैव टू शो योर वैल्यूएबल्स। वो भी मैं बताऊंगा कभी, क्योंकि ट्रैवलिंग मेरी होती है तो मैं कि आपको अपने सिक्योर कैसे करना है, पासपोर्ट को, अपने कैश को, जो बड़ा कैश होता है, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में मैं अक्सर ट्रैवल मैंने किया 3-4 हज़ार डॉलर ले जाके, हालांकि मुश्किल से जरूरत पड़ी $500, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अब जो है मोस्ट ऑफ द जगहों पे, खास तौर पे हम लोग पे जो है क्रेडिट कार्ड्स वगैरह या इवन डेबिट कार्ड वगैरह, आपके सारे दुबई वगैरह हमारे डेबिट कार्ड वगैरह सब चलते हैं, इवन वहां पर चाइना में, जापान वगैरह में। तो फिर भी यू हैव टू वॉच योर वैल्यूएबल्स, ताकि जो है ना, बात से मैं निकल बहक जाता हूँ, तो यू हैव टू वॉच योर वैल्यूएबल्स। क्वेश्चन जिस तरह मैंने कहा कि बहुत जरूरी है। तो सा पालो जो किस जमाने में वाकई बड़ा बदनाम था, लेकिन अब पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा सेफ हो गया है। पुलिस की पॉलिसी और दीगर वजूहत की वजह से कत्ल और जराइम की शरह काफी हद तक कम हो गई है। फिर भी पैटी क्राइम्स जो होते हैं, मोबाइल चोरी वगैरह जो है, पिक पॉकेटिंग वगैरह अच्छी खासी होती है। ब्राजीलिया के बारे में जरूर कहा जाता है कि आदमशुमार के मुताबिक इंतहाई सेफ है टू सम एक्सटेंट। कत्ल की शरह तकरीबन 1 लाख के ऊपर अगर 8 आदमी मर रहे हैं तो कोई ज्यादा नहीं है, जो कि उनकी जो कंट्री की एवरेज है और सबसे कहीं हद तक है। तो अमली एहतियात इस सिलसिले में इससे पहले भी काफी बयान कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैंने पॉइंट्स लिखा हुआ है कि आप मशकूक इलाकों से बचें, अकेले तौर पर ना एडवेंचर वगैरह करने से अवॉइड करें, और अगर टैक्सी वैक्सी में बैठना है तो किसी बे नंबर की, सॉरी जो प्राइवेट टैक्सी उस पर ना बैठे, रजिस्टर्ड है या उबर है उनमें बैठे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन कनाडा वगैरह से, अमेरिका से, अगर आप यूरोपियन कंट्री से जाएंगे तो आपको थोड़ा सा खतरनाक लगेगा। उसका बेस्ट यही है कि जो कैनेडियन या अमेरिकन वगैरह जा रहे हैं तो एक्सपैट्स वगैरह के जो इलाके बनते हैं आप वहां पर जाकर रहे सुकून के साथ। अच्छा जी, अब करते हैं विजिट वीजा वगैरह की बात, जो वीजे वगैरह का क्या सिलसिला होता है। अब आते हैं जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर मैंने ये तकरीबन 17-18 मिनट या जितना भी अपनी तमहीद बांधी है, पूरा इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब बात करते हैं विजिट वीज़ा क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो ज़्यादातर मुल्की जो फैमिली विजिट वीज़ा, बिजनेस मीटिंग या सेहत या कॉन्फ्रेंस या शॉर्ट कोर्स के काम के लिए आते हैं या वॉलंटियर काम के लिए आते हैं, तो उनके लिए ब्राज़ील में विजिटर वीज़ा होता है जिसे कहते हैं VIVIS विजिटर वीज़ा। तो इसके अंदर अहम नुकात क्या होते हैं। काम की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो होती है आपकी 90 डेज़ की, ये मैं कैनेडियंस के लिए कह रहा हूँ, पाकिस्तान से गालबन वो 30 डेज़ का देते हैं लेकिन वो एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि एक साहब का भी मैं देख रहा था बकौल उनके कि मैं 30 डेज़ में तो मेरा बहुत सारी मामलात में जो लोकल थे उसमें ही गुजर गया, तो मैंने तो मुल्क देखा ही नहीं है, तो उन्होंने उसको 3 महीने का और मजीद लगा दिया था। और उसका बहुत आसान तरीका होता है, आप लोकल पुलिस स्टेशन पे जाते हैं जो करीब तरीन पुलिस स्टेशन होता है, तो उनको ऐसा नहीं है किसी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ आसान है। जैसा CPF वगैरह है, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी बाद में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बगैर आप एक कदम भी वहाँ नहीं चल सकते हैं, और किस तरह आपको वहाँ पर नौसरबाजों से बचना है उसके लिए। एनीहो, तो हम कैनेडियंस को यहाँ पर 90 डेज़ का देते हैं, बाद सूरतों में एक्सटेंशन वगैरह मुमकिन होती है। तो इन टोटल जो एक साल में आप 180 डेज, तो 180 डेज का मतलब हुआ 6 महीने का आपको ना, वो आप एक साल में 6 महीने रह सकते हैं। इस वीज़ा पर आप टूरिज्म है, बिजनेस मीटिंग है, कोई शॉर्ट कोर्स वगैरह अगर कोई करना है, कल्चरल स्पोर्ट्स इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस वगैरह में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन किसी ब्राज़ील में किसी कंपनी के लिए आप काम नहीं कर सकते। तो इसके अंदर यह है कि आप तनख्वाह या पेड वर्क नहीं कर सकते, और आपको कानूनी तौर पे अलाउ नहीं है। तो ये जो है वहाँ की जो वजारत खारजा की जो वेबसाइट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर वाज़ा तौर पे लिखा हुआ है। और इसके बाद आप किसी भी लोकल कंपनी के लिए कानूनी रजिस्टर्ड नौकरी नहीं कर सकते, और ना ही कोई अंडर टेबल ये होता है जो कैश वैश में और उसमें आप काम करेंगे, तो वो गलत सी बात है। अगर इलीगल है और पता लगा किसी जानने वाला है, उसकी दुकान है या रेस्टोरेंट है, आपने कहा चल यार 3 महीने हैं 4 पैसे ही कमा ले भी है, वापसी दर किराया निकल आएगा,
तो हालांकि आपको रिटर्न टिकट लेके जाना होता है नो मैटर व्हाट, तो ये इलीगल है। अगर आप पकड़े गए तो ये जुर्माना है, डिपोर्ट है, फ्यूचर बैन है, तो सारी प्रॉब्लम है दुनिया में। चूंकि ये प्रैक्टिकल है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आप वहां पर अगर आपका कोई ऑनलाइन क्लाइंट है या एम्प्लॉयर है या किसी बाहर के मुल्क के लिए रिमोट काम करते हैं और आप फिजिकली आप ब्राजील में रह रहे हैं और विजिटर वीजे पे रहते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। ये वैसे ग्रे एरिया में आता है, लेकिन स्टिल यू कैन डू दैट, क्योंकि आपका पैसा जो भी है आपके अकाउंट में आ रहा है, डायरेक्ट पेपॉल के थ्रू आ रहा है। मैं हूं जिस तरह मेरे एक आधा ऑनलाइन का काम है, अगर मैं दुनिया में कहीं भी होता हूं मैं अपना काम करता हूं, मैं जहाज में होता हूं तो भी कर रहा होता हूं, मैं जापान में हूं तो भी कर रहा हूं, लाहौर में बैठा हूं तो भी कर रहा हूं। तो इस तरह के काम का वहां के लोकल गवर्नमेंट को तो किसी को नहीं पता होता। तो मैं रियल एस्टेट की उसकी मार्केटिंग वगैरह भी मैं बैठ के कर रहा हूँ, फेसबुक पे अगर कोई अपनी कंपेन चला रहा हूँ या कुछ भी है, तो दिस इज ऑल लीगल। इसलिए अगर आप वाकई वहां पर काम करना चाहते हैं, अब चलते हैं पॉइंट की तरफ और जो सीरियस बात मैटर है, तो उसके लिए सही और महफूज रास्ता है कि आपके पास रेजिडेंस वीजा हो, प्रॉपर रेजिडेंशियल वीजा हो। उसमें क्या आ जाता है, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मशहूर है, आजकल लोग कर रहे हैं और काफी इंडियन लोग जो है वहां पर बैठे हुए ये काम कर रहे हैं, वो डिजिटल नोमैड वीजा है, जो पूरी दुनिया में आजकल काफी पॉपुलर है। और ये जो है आपका लंबे अरसे की इमिग्रेशन जो है, आप चाहते हैं कि अगर आप ब्राजील में सिर्फ घूमना फिरना नहीं बल्कि आप रेजिडेंसी हासिल करें, जिसे कहते हैं रिहाइश, परमानेंट रेजिडेंसी, मुस्तकिल रिहाइश, तो फिर असल सवाल है कि कौन सा रास्ता है। सबसे पहले आती है वर्क बेस्ड रेजिडेंसी, मुलाजमत पर मबनी रिहाइश। अगर ब्राजील की कोई कंपनी आपको बाकायदा जॉब ऑफर करती है, माकूल कॉन्ट्रैक्ट या सैलरी और हुकूमत से आपके लिए वर्क ऑथराइजेशन अप्रूव हो जाए, तो आप वर्क बेस्ड रेजिडेंसी ले सकते हैं, वर्क बेस्ड रेजिडेंसी ले सकते हैं। ज्यादातर कंपनियां जो, अगर आप लोकल जॉब लेते हैं तो वहां पर ज्यादातर जो होता है पुर्तगाजी जबान जो है ना, वो आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आप वहां लोकल काम करते हैं, अगर आपको वहां पर जॉब एम्प्लॉयमेंट या वर्क परमिट वगैरह मिल जाता है, तो उसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज के बगैर आपको वहां पर जॉब नहीं मिलेगी। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है रिकमेंड करते हैं वो डिजिटल नोमैड वीजा है। ये निस्बतन सबसे आसान रास्ता है। और आईटी है, फ्रीलांसिंग है, ऑनलाइन बिजनेस, खासतौर पर मुलाजमत करने वालों जो रिमोट, जो इसके बारे में पहले थोड़ी सी बात कर चुका हूँ। इसके लिए आपको जो मिनिमम इनकम, नोमैड वीजे के लिए आपको इनकम कितनी शो करनी पड़ती है, तो उसके लिए यह है कि आपकी मिनिमम इनकम जो है 1500 USD के करीब जो है ना, जो सालाना तकरीबन 18,000 के करीब बनती है, इतना आपको शो करना पड़ता है। और आपको इसके लिए अपनी बैंक बैलेंस वगैरह, बिजनेस की आमदनी, अच्छा, तो आप इसको 18,000 आपको शो करना होता है। तो इससे आपको ये है कि टेम्परेरी रेजिडेंसी यहाँ की मिल जाती है। बाद में जो रिहाइश जो है ना, वो खास हालात में बढ़ाई भी जा सकती है और आगे आपके PR के रास्ते खुल जाते हैं। तो उसके बाद आता है आपका सरमायाकारी इन्वेस्टर गोल्डन वीजा। अगर आप सरमायाकारी के जरिए रिहाइश चाहते हैं तो ब्राजील इन्वेस्टर वीजा गोल्डन वीजा के तौर पर प्रोग्राम पेश करता है। आम शर्त ये होती है कि कोई ब्राजीली कंपनी में बिजनेस 500 ब्राजीलियन, जो भी इनका करेंसी है, 5 लाख ब्राजीलियन रियल के करीब सरमाया लगाया जाए। और ये कोई टेक केसेस हो या इनोवेशन के अंदर, इनोवेटिव के बाद अगर कोई बहुत इनोवेटिव किस्म का कोई आइडिया है, कोई इस किस्म की कंपनी है जो ब्राजील के लिए बहुत अच्छी है, तो कम रकम भी कबूल की जा सकती है। इसके बाद जो है आपको रियल एस्टेट के अंदर, रियल एस्टेट में अगर आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर दे, मखसूस और मुख्तलिफ शहर और रीजन के उसके अंदर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बदले में पहले आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी मिलती है, फिर परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ साल के बाद सिटीजनशिप का भी इम्कान होता है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपका फिजिकल स्टे होना वहां पर पूरी, ये नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट क्यों निकल लिया पतली गली से, आपको फिजिकल स्टे देना पड़ता है। अच्छा, लास्ट में जो एक चीज होती है रिटायरमेंट और माली तौर पर खुद कफील वीजा। जिस तरह हम लोग कैनेडियंस वगैरह होते हैं, हम रिटायर होते हैं, हम लोग की पैसिव इनकम होती है, हम लोग की बाकायदा इन पेंशन वगैरह आ रही होती है, तो ब्राजील में रिटायरमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वीजा जैसे रास्ते मौजूद हैं। मजबूरी शर्त ये होती है कि आप हर महीने एक मखसूस हद तक मुस्तनद आमदनी, जो मसलन $2,000 या इसके आसपास, तो अगर यहाँ पर कोई है, जिस तरह कनाडा के अंदर $1,500-1,600 की जो पेंशन आती है और उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जहाँ से उसको 2,000-2,500 रेंट हो रहा है, तो उसके बुनियाद पर उसको वहाँ का रेजिडेंसी मिल जाती है। उसके बाद आता है आपका वीजा जो आता है स्टडी एंड वर्क है, तालीम और काम। जो लोग ब्राजील में यूनिवर्सिटी, मास्टर या दीगर आला तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए नए कानून के तहत पढ़ाई के बाद रिहाइश के इजाजतनामे वर्क बेस्ड पहले के मुकाबले में कुछ आसान हुए हैं। उसके लास्ट जो बट नॉट लीस्ट जो है वो आपका प्यार है। अगर आपको वहाँ पर कोई प्यार मिल जाता है, फैमिली है, शादी है, और आपकी शादी किसी ब्राजीलियन शहरी से हो जाती है, या कोई बराह रास्त करीबी रिश्तेदार है, जिस तरह अब आपकी पाकिस्तानी फैमिलियाँ बहुत आ रही हैं, उनकी बच्चियाँ वहाँ बड़ी हो रही हैं, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, और उनसे अगर आपकी शादी हो जाती है, और या आप लोकल औरत से कर लेते हैं किसी फैमिली बेस्ड बिजनेस पे वीजा, जो रेजिडेंस के तौर पे, तो उसके जरिए भी आपकी रिहाइश जो है ना मुमकिन हो जाती है, जैसा कि अक्सर ममालिक में होता है। तो ये अमूमन लोग क्या करते हैं, जब विजिट वीजा पे जाते हैं तो वो इस तरह के काम कर लेते हैं।
अच्छा, विजिटर वीजा जो है, अगर आप ब्राजील आते हैं तो कानूनी तौर पे आप अपनी तौर पे आप क्या कर सकते हैं? मुस्बत और जायज़ काम बड़े बड़े शहरों मुख्तलिफ रीजन जैसे रियो, sao paulo ब्राजील या सल्फाडोर, फ्लोरिना पुलिस को एक्सप्लोर करेंगे आप जब विजिट वीजे पे जा रहे हैं। आप इसमें आप सिर्फ इन इलाकों में घूमे फिरेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर आप फ्यूचर रिहाइश का सोच रहे हैं तो आप नेबरहुड वगैरह को वॉच करेंगे, मुमकिन मोहल्ले में कहाँ रहना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट एजेंट से मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट को देख सकते हैं, रेंटल एरिया को देख सकते हैं, वहाँ के लोकल लॉयर्स हैं, वहाँ के अकाउंटेंट्स हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। और जो भी वहाँ की इन्वेस्टमेंट कंपनीज वगैरह उनके सेटअप्स वगैरह और इस किस्म के मशवरे वगैरह, लैंग्वेज स्कूल, शॉर्ट कोर्सेज वगैरह, इन सब के अंदर जो है ना, प्लस वहाँ के लोकल कल्चरल सेंटर्स वगैरह से मिलना, बिजनेसेस को देखना, डिफरेंट ऑप्शन को देखना, डिजिटल नोमैड वीजा, एक्सपर्ट्स हैं, ग्राउंड रियलिटी को आप देखते हैं, नेटवर्किंग वगैरह को बनाते हैं, तो ये आपके लिए एक आसानी होता है। क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने एक खास तौर पे पॉइंट लिखा था बुलेट पॉइंट में कि क्या करना चाहिए। आप वहां पर लोकल लीगल या जो भी है कैश जॉब नहीं कर सकते। आप बिल्कुल अंडर टेबल अगर जॉब कर रहे हैं तो आप डिपोर्ट हो जाएंगे और आप बैन हो जाएंगे। अगर आपके पास ऑनलाइन रिमोट इनकम जो बाहर से आ रही है, तो बहुत से लोग प्रैक्टिकली टूरिस्ट के तौर पर रहते हैं, लैपटॉप से अपना काम जारी रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर रेजिडेंसी वीजा वगैरह की वो करते हैं, क्या नाम है, हंटिंग वगैरह करते हैं, और ये ज्यादा महफूज और समझदार फैसला है। अच्छा, अब आखिर में आते हैं खर्चा कितना होता है, एयरबीएनबी वगैरह में खर्चा कितना होता है। अगर आप वहां पर अपार्टमेंट शुरू में जाके लेते हैं तो उसका कितना खर्चा होता है। अगर आप थोड़े खर्चे को देख लेते हैं तो पॉकेट अपनी देख के जो प्रैक्टिकल रास्ता वो क्या हो सकता है। मुख्तसर मुद्दत की जो रहाइश है एयरबीएनबी, हालिया जो भी आजकल की रिसेंट जो भी एक जो फिगर्स आई हैं पूरे ब्राजील में, मैंने booking.com पे, अगूडा पे और एक्सपीडिया वगैरह पे जाके देखा, तो पूरे ब्राजील में एयरबीएनबी एक रास्ता औसत किराया जो है वो वहाँ के 380 रियल के करीब आता है। रियल कहते हैं या रील कहते हैं यार, अभी तक जबान पे नहीं चढ़ा है। तो ये तकरीबन 100 रियल में $25 बनते हैं। 100 रियल में $25 बनते हैं, तो अगर 380 या 400 का है तो ये $100 के करीब हुआ। लेकिन आपको इससे बहुत सस्ता भी मिल सकता है, और ये डिपेंड करता है आपके शहरों के हिसाब से किस इलाके में रह रहे हैं। जैसे sao paulo वगैरह में आपका 240 से 260 के दर में, रियो में आपको 400 का है, ब्राजीलिया में 320 से 300, तो ये डिपेंड करता है। तो कैनेडियन डॉलर में मैं हिसाब लगाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि तकरीबन हमारा जो है ना एक जो 100 रियल है ना, वो तकरीबन $25 के करीब बनता है। तो आप उससे खुद ब खुद अंदाजा लगा लें, तो तकरीबन 60 से 100 कैनेडियन डॉलर के बीच में जो है ना आपको अपार्टमेंट वहां पर मिल जाता है। और ये अब डिपेंड करता है कि आप सिटी सेंटर में हैं या किस जगह पे हैं। तो ये बहुत सारी, यानी कि दिस इज समथिंग व्हेन यू गो देयर, द टाइम यू विल गो यू विल फिगर इट आउट। तो ज़हन में ये जरूर रखें कि आप 30 से $50 की रेंज में तो आपको शुरू में जाके आपको पड़ेगा ही, डिपेंड। अच्छा जी, अब जो है रियो वगैरह में अगर अपार्टमेंट वगैरह लेते हैं, मेन शहरों की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको $700 से $800 के करीब जो है ना पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, अपार्टमेंट मिल जाएगा। ब्राजीलिया वगैरह में थोड़ा सा महंगा है, सिटी सेंटर में हमेशा आपको महंगा पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं। तो अपार्टमेंट आप रख लें $700 से $800 के अंदर पर मंथ में आपको मिल जाता है। तो अगर आप एयरबीएनबी लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा $30 से $50 के करीब। ये, लेकिन अगर आप दरमियान या मामूली किस्म का अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको और सस्ता मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप फर्निश्ड ले रहे हैं या नॉन फर्निश्ड ले रहे हैं, तो वो भी सारी चीजें आ जाती हैं। और अच्छा, तालीमी निज़ाम के बारे में क्या लेते हैं, देख लेते हैं। पब्लिक स्कूल है जो कंप्लीट फ्री है, लेकिन डिफरेंट रीजन और मोहल्ले के हिसाब से इसका फर्क है। प्राइवेट स्कूल ऑब्वियसली बड़े शहरों में वो महंगे हैं, और इंटरनेशनल स्कूल भी, बायलैंग्वेज स्कूल वगैरह भी मिल जाते हैं। इस तरह आपके अमेरिकन है, ब्रिटिश करिकुलम वगैरह जहाँ पढ़ाया जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी उस हिसाब से फीस होगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है अच्छी क्या नाम है रेपुटेशन रखती हैं, और ये इसके लिए आपको पहले से रिसर्च करनी पड़ेगी, कोई बहुत ही लंबी चौड़ी इसकी। अच्छा, जो भी वहाँ पर जो मोड ऑफ वो है एजुकेशन है वो पोर्चुगीज के अंदर है, तो ये आपको देखना जरूरी पड़ेगा, और यू मस्ट नो द लैंग्वेज। फ्लाइट टाइम कितना है पाकिस्तान से अमूमी तौर पे जो है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से वाया इस्तांबुल, दोहा, दुबई वगैरह से जो भी है, जो बिजनेस हब वगैरह हैं, जो एक स्टार वाली जो फ्लाइट है वो तकरीबन 24 घंटे ले लेती है। माफ कीजिएगा। फेयर कितना पड़ता है? तकरीबन 1500 से $2000 के करीब आपका फेयर, वही नॉर्मल फेयर है जो कनाडा का यहाँ पर है, आने का फेयर है। अच्छा, एमिरेट्स की जो है डायरेक्ट फ्लाइट है, और मैं बड़ा पेस करके बता रहा हूँ क्योंकि पॉइंट्स तो मैंने बहुत लिखे थे, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। तो अगर ब्राजील में नौकरी के इम्कान ज़मीनी हकीकत के, अगर आपका प्लान ये है कि मैं विजिट वीजे पे जाऊं, जाकर जॉब कर लूं, जॉब पकड़ लूंगा, तो ब्राजील आपके लिए आसान मुल्क नहीं है। तकरीबन हर कानूनी नौकरी के लिए पुर्तगीजी ज़बान हर हालत में चाहिए। तो वहां पर जो भी है वो लोकल ब्राजीलियंस को तरजीह देते हैं, वो आपको काम नहीं देंगे। अगर आप वाकई किसी आपके अंदर कोई टैलेंट्स वगैरह हैं तो आपके प्रॉपर वर्क वीज़ा आपको चाहिए।
रेजिडेंसी ऑथराइजेशन चाहिए होती है उसके लिए। इसलिए जिन लोगों के पास ऑनलाइन स्किल है पहले से, वो अच्छी तरह फ्रीलांसिंग है, आईटी या कंसल्टिंग है या किसी दूसरे ऑनलाइन जो है वहाँ से जॉब का इंतज़ाम कर लें। पुर्तगाल ज़बान सीखी कैसे जा सकती है? आसान तरीका ये है कि बहुत सारे क्या नाम है ऐप्स वगैरह हैं, जैसे डोलिंगो वगैरह टाइप का ऐप है या डोलिंगो है, और आपका यूट्यूब वगैरह से और पोर्चुगीज़ फॉर बिगनर्स वगैरह के इस किस्म की भी ताशा वीडियो है, वहाँ से आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन आपको इतनी ज़बान आनी चाहिए ताकि रेस्टोरेंट है, टैक्सी है, डॉक्टर्स है, सलाम दुआ है, गिनती है, रास्ता वगैरह, खरीदारी है, या जो बेसिक किस्म के जो है ना, अगर आपके अल्फाज आपको आते हैं, सीख जाते हैं, तो वहाँ रहना आपके लिए आसान हो जाएगा। चले भी यार, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन तो बहुत इकट्ठी की थी, लेकिन सबके लिए जो है ना, आखिर में मैं बता दूं कि आप जो है ना कैश अपने तरफ से लेके जाएं, तो वहाँ जाके यहाँ से अपना डॉलर वगैरह लेके जाए, हो सके तो लोकल करेंसी भी लेके जाएं, नहीं तो एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको वहाँ से लोकल करेंसी वगैरह मिल जाएगी। तो मैं आखिर में जो है ना छोटा सा 2 मिनट का खुलासा दे तो ब्राज़ील रग्बी में दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, आबादी में 7वां बड़ा मुल्क है, मईशत में टॉप 10 मुल्कों में शुमार होता है, आबादी नस्ली तौर पर हाईली मिक्स्ड है, वाइट, ब्लैक, मिक्स्ड, इंजीनियस, एशियंस। जापान, हाँ, जापान की अगर जापान के बाद सबसे बड़ी आबादी है तो वो ब्राज़ील के अंदर है, उस इलाके में, नीचे साउथ अमेरिका में है। और टाइम एक हकीकी मसला है, और कुछ रियासतों में और खसूसी तौर पे जो शांति ताउन है, फेवलास वगैरह तक के उन इलाकों में काफ़ी जो है कत्ल की शरह पिछले साल में वाज़ा कमी हुई है। आप जा किस पे सकते हैं, विजिटर वीज़े पे जा सकते हैं, बिजनेस मीटिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं, शॉर्ट कोर्स वगैरह इवेंट्स आराम से कर सकते हैं, लेकिन ब्राज़ीली कंपनी के लिए आपको लीगल पेड जॉब लेनी पड़े।